नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। ये हमारे वीडियो का चौथा पार्ट है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिंक से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही किस देश में वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो वाटर फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष थाईलैंड में किया जाता है। तो थाईलैंड में वाटर फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल में ही किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। थाईलैंड में सोंगक्रांत के टाइम पर, सोंगक्रांत जो होता है वो जैसे अपने देश में संक्रांति मनाई जाती है, वैसे ही थाईलैंड में सोंगक्रांत मनाया जाता है। सोंगक्रांत के टाइम पर वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एक्चुअली ये सोंक्रांत वर्ड जो है ये संस्कृत के वर्ड संक्रांति से बना हुआ है। तो इस मौके पर वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष इसका आयोजन थाईलैंड के अयुत्या में किया गया है। इसको याद रखिएगा कि वाटर फेस्टिवल का आयोजन थाईलैंड के अयुत्या में किया गया है। अब इस वाटर फेस्टिवल में होता क्या है कि इसमें हाथियों के साथ पानी के विभिन्न खेल और जश्न मनाए जाते हैं। यानी हाथी को नहलाया जाता है वाटर फेस्टिवल में और हाथियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की जाती है खेल वाली पानी के साथ। और ये जो है वाटर फेस्टिवल ये ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। यानी कि ऋतु जब बदलती है तब इसका आयोजन किया जाता है वाटर फेस्टिवल का। इस दिन क्या होता है कि थाईलैंड में राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है, यानी छुट्टी रहती है और ये उत्सव 5 दिन तक चलता है। अब थाईलैंड के विषय में जानकारी ले लीजिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसके प्रधानमंत्री अभिषेक बिजाजीवा है और इसकी मुद्रा बाट है। इन चीजों को याद रखिएगा कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसके प्रधानमंत्री का नाम है अभिषेक बिजाजीवा और इसकी मुद्रा बाट है और वाटर फेस्टिवल हर वर्ष थाईलैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में शुरू होने वाली हाइपरलूप ट्रेन किन दो शहरों के मध्य सर्वप्रथम चलाई जाएगी? तो भारत में हाइपरलूप ट्रेन जो है अब चलाई जाएगी। सबसे पहले मुंबई और पुणे के बीच में चलाई जाएगी हाइपरलूप ट्रेन। और हाइपरलूप ट्रेन को चलाने का काम जो है वर्जिन हाइपरलूप वन नामक कंपनी करेगी, जो जिसके अनुसार 2025 तक मुंबई से पुणे के बीच में हाइपरलूप ट्रेन चलाई जा सकती है। अब हाइपरलूप ट्रेन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ट्यूब्स बनाए जाते हैं और इन ट्यूब्स में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हवा बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रह जाता। अब इसके अंदर बड़े बड़े केबिन्स होते हैं जिनको हम पॉड कहते हैं। पॉड को जो है इसमें फ्लो कराया जाता है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होता है ये पॉड काफी स्पीड में फ्लो कर सकते हैं इसके अंदर, ट्यूब के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का यूज करते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन से क्या होता है कि चुंबकीय बल के द्वारा इस पॉड को जो है इस ट्यूब के बीचों बीच में ले आया जाता है, यानी कि इसको सतह से ऊपर उठा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको सतह से जो फ्रिक्शन मिलना है वो भी नहीं मिल पाता। तो इस पॉड में जो है इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है इस ट्यूब के अंदर, क्योंकि इस ट्यूब में जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये पॉड जो है एक बार जो स्पीड पकड़ लेगा वो स्पीड में ही रहेगा। तो इस प्रकार से 1000 से लगभग 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पा सकता है, ये पॉड जो है पा सकता है। तो इससे होता क्या है कि दो शहरों के मध्य जो दूरी होती है उसको काफी कम समय में तय किया जा सकता है। तो ये योजना जो है हाइपरलूप ट्रेन की, ये सबसे पहले मुंबई और पुणे में शुरू करी जाएगी और इसको वर्जिन हाइपरलूप वन नामक कंपनी बना रही है, जो कि 2025 तक इसको बना देगी और इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक का यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही किन दो देशों के डॉक्टरों ने 2 महिलाओं और एक पुरुष के आनुवंशिक तत्वों का उपयोग करके एक बच्चे को जन्म दिया? तो हाल में ही ग्रीस और स्पेन के डॉक्टरों ने 2 महिलाओं और एक पुरुष के आनुवंशिक तत्वों का उपयोग करके एक बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। इस इस तकनीक को स्पिंडल ट्रांसफार्मर कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसमें कि 2 महिलाओं और एक बच्चों के डीएनए का यूज करके बच्चे को जन्म दिया जाता है। इसको स्पिंडल ट्रांसफार्मर कहा जाता है और आम भाषा में इसको 3 पर्सन बेबी या 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है।
इस तकनीक में होता क्या है कि यदि किसी महिला को माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी हो, यानी कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में बीमारी हो, तो वो बीमारी उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डीएनए का 0.0005% धारण करती है। यानी टोटल डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया का जो योगदान होता है वो 0.0005% होता है। तो यदि किसी महिला में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम किसी अन्य महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ले लेते हैं, और ये महिला के डीएनए को ले लेते हैं और इस पुरुष के डीएनए को ले लेते हैं, तीनों के मिश्रण से हम बच्चे को पैदा करते हैं। तो इसको 3% बेबी या 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी नहीं होगी। इस तकनीक का उपयोग करके पहली बार मैक्सिको में बच्चे को जन्म दिया गया था। तो अब इसके बाद ग्रीस और के विषय में जानकारी ले लीजिए। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, इसकी मुद्रा यूरो है, और इसके राष्ट्रपति का नाम है कार्लोस पेपोलियस इसके राष्ट्रपति का नाम है, और प्रधानमंत्री का नाम है कोस्टास कारामेलिंस। इनको याद रखिएगा। फिर स्पेन के विषय में जानकारी ले लीजिए। स्पेन की राजधानी माद्रिद है, और स्पेन की मुद्रा यूरो है, और स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है मारियानो रहोई। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही अफ्रीकन लायंस नामक वार्षिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो अभी हाल में ही आयोजित हुआ अफ्रीकन लायंस सैन्य अभ्यास अमेरिका और मोरक्को के बीच में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन सी सही है। इसका आयोजन जो है 16 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में दक्षिण मोरक्को में किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि अफ्रीकन लायंस जो है ये वार्षिक सैन्य अभ्यास अमेरिका और मोरक्को के बीच में दक्षिणी मोरक्को में आयोजित किया गया 16 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में। और इसमें अमेरिका और मोरक्को के अलावा कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, सेनेगल और ट्यूनीशिया अन्य देश भी शामिल हुए थे इस युद्ध अभ्यास में। इस युद्ध अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य ये था कि आतंकवाद के विरोधी अभियानों में दक्षता हासिल करना, यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए दक्षता हासिल करना इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य था। अब मोरक्को के विषय में जानकारी ले लीजिए। मोरक्को की राजधानी रबाट है, इसके प्रधानमंत्री का नाम है साडेडिने ओथामनी, और इसकी मुद्रा दिरहम है। तो इसको भी याद रखिएगा। और अफ्रीकन लायंस नामक वार्षिक सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और मोरक्को के बीच में हुआ है, और ये जो है दक्षिणी मोरक्को में संपन्न हुआ है 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बनने के रूप में उनका कौन सा कार्यकाल होगा? तो हाल में ही बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में इनका 5वां कार्यकाल होगा। सो ऑप्शन बी सही होगा इसलिए। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। लिकुड पार्टी के अध्यक्ष हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इस बार क्या हुआ है कि इजराइल में 120 टोटल संसद में सीटें हैं, जिसमें कि 65 सीटें लिकुड पार्टी को मिली हैं और दक्षिण पंथ को 55 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से लिकुड पार्टी को बहुमत मिल रहा है। तो इसके अध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और इनका ये 5वां कार्यकाल होगा। इसके पहले 4 बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। लेकिन इस बार यह देखने में आया है कि इजराइल की जनता का झुकाव जो है वो दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ा है। हालांकि 65 सीटों के साथ लिकुड पार्टी बहुमत में है, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिर भी इजराइल की जनता का झुकाव जो है दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ा है। इजराइल की राजधानी जो है ये जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा जो है शेकेल है। इसके राष्ट्रपति हैं शिमोन पेरेज, और प्रधानमंत्री अब लगातार 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको हम GFSR कहते हैं, किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये IMF द्वारा जारी की गई है। तो ऑप्शन ए सही है। ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि साल में 2 बार इसको प्रकाशित किया जाता है, और IMF द्वारा इसको अक्टूबर और अप्रैल के महीने में प्रकाशित किया जाता है।
ये आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा प्रस्तुत विश्व में आर्थिक असंतुलन के वित्तीय प्रभाव को दर्शाती है। यानी कि विश्व में आर्थिक असंतुलन की वजह से क्या वहां की जीडीपी पे असर पड़ रहा है, इसको दर्शाती है, जो कि आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा प्रस्तुत करी गई हो। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछली 2 तिमाहियों में वित्तीय परिवर्तनशीलता के बावजूद जीडीपी जो है वो अनुकूल बनी हुई है। तो ये जीएफएसआर के द्वारा बताया गया है कि लास्ट 2 तिमाही में काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जीडीपी भारत की स्टेबल है। और आईएमएफ के विषय में जानकारी ले लीजिए। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसके कार्यकारी निदेशक हैं क्रिस्टीन लोगार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल में ही आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में निवेश में निरंतर सुधार हुआ है और मौद्रिक नीति के अधिक सरल होने की वजह से उपभोग में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। जनवरी में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसने 20 आधार अंकों की कटौती करके भारत की जीडीपी को 7.3% का अनुमानित होने का फैसला किया है। इस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये आईएमएफ के द्वारा जारी होती है और इसने कहा है कि 7.3% जीडीपी रहेगी भारत की। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2019 में ऊर्जा बचत पर वैश्विक अभियान, यानी जिसको हम अर्थ आवर कहते हैं, ये कब मनाया गया। तो वर्ष 2019 में अर्थ आवर 30 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन बी सही है, इसको याद रखिएगा। और ये ऊर्जा बचत के लिए मनाया जाता है। और अर्थ आवर जो है इसमें होता क्या है कि रात में 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए विश्व के सभी लोग अपनी लाइट को बंद कर देते हैं। इस अर्थ आवर को मनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों को ऊर्जा बचत की ओर प्रोत्साहित करना। इसको मनाने की शुरुआत जो है वो WWF ने शुरू की थी। तो इस WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने प्रत्येक वर्ष अर्थ आवर को मनाने की शुरुआत की थी। पहली बार अर्थ आवर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2007 में मनाया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस वर्ष अर्थ आवर 2019 के लिए विषय वस्तु था, यानी कि थीम था कनेक्ट टू अर्थ। इसको याद रखिएगा, कनेक्ट टू अर्थ इस अर्थ आवर का जो है थीम था। और इस वर्ष इसे 180 से अधिक देशों ने मनाया है। वर्ष 2020 में अर्थ आवर जो है ये 28 मार्च को मनाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और WWF के विषय में जानकारी ले लीजिए। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। इसके निदेशक हैं मार्क लम्बर्टनी और इसका स्मृति चिन्ह है पांडा। इसी प्रकार से पृथ्वी दिवस, जिसको कि हम अर्थ डे बोलते हैं, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हाल में ही मनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल में ही 10 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। 10 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जो है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस होंगे।
वह इस पद पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो कि अभी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस थे, प्रवीण कुमार, उनका स्थान लेंगे। यानी कि प्रवीण कुमार जो थे ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, और इनकी जगह आप जो है विक्रम नाथ लेंगे चीफ जस्टिस के रूप में। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो है ये 26 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति के आदेश से 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच जो होगी वो अमरावती में होगी, और इसके मुख्य न्यायाधीश अब जो होंगे वो विक्रम नाथ होंगे, और ये जो हैं ये प्रवीण कुमार की जगह लेंगे। प्रवीण कुमार कार्यकारी चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में काम कर रहे थे। और विक्रम नाथ की नियुक्ति जो है ये रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी अध्यक्षता वाले कोलिजियम के द्वारा इनकी नियुक्ति करी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2019 के मध्य 29वां आबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो कि आबू धाबी यूएई में आयोजित किया जाएगा। इस पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा होगा? तो 24 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के मध्य में 29वां आबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला आबू धाबी यूएई में आयोजित होना है, जिसमें कि गेस्ट ऑफ ऑनर देश जो होगा वो भारत होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है।